नमस्कार दोस्तों, जब से कोविड 19 का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को एक लगातार क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद, फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है कि आपने 2 वैक्सीन ले लिया, दोनों डोज ले लिए, उसके बावजूद भी यहां पर लोगों को कोविड क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या है? साइंटिफिक बेसिस क्या है? यहां पर क्यों चीजें वैरी करती हैं? अगर हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हमें तो सुरक्षित हो जाना चाहिए, हम तो काफी आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड देखने को मिल रहा है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं इस वीडियो में। और यहां पर भी आप देख पाओगे कई सारे एक्सपर्ट जो हैं उनका भी कुछ इसी तरह का कहना है, कैन फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल गेट कोविड 19 अगेन। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो कोविड का वैक्सीन बना है, इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कभी आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए मिनिमम 5 से 6 वर्ष आप मान के चलिए, इतना तो लगता ही था। इससे जल्दी कोई वैक्सीन आज तक बनी ही नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होना पड़ता था। लेकिन जिस प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन था, जाहिर सी बात है इसको करना ही था, चाहे आप जैसे भी करिए। 1 साल के अंदर ही वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो गया। अब यहाँ पर गोल क्या है? वैक्सीन तो बन गया है, गोल चेंज हो गया है। गोल क्या हो गया है? जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन का कवरेज है वो यहां पर पूरे विश्व में लगाया जा सके। लेकिन आपको समझना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये 100% इफेक्टिव नहीं होगा। और इसका मेन कारण क्या है? ये पर्टिकुलर वर्ड अगर आप अक्सर सुनते होंगे, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी, या फिर कोई भी डिजीज के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी, उसके बावजूद आपको डिजीज हो जाता है। मतलब कोविड का आपने वैक्सीन लगवा लिया, दोनों डोज लगवा लिए, आपको लग रहा है आप सुरक्षित हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आपको कोविड हो गया। ये पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं, आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर वैक्सीन की भी लिमिटेशन होती है। कोई भी वैक्सीन आपको 100% सुरक्षित नहीं कर सकता। नो वैक्सीन ऑफर्स फुल प्रोटेक्शन। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, मैं सब कुछ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मीजल्स का वैक्सीन आप लेकर देखो, आज तक विश्व में अगर सबसे कोई इफेक्टिव वैक्सीन काम किया है वो है आपका मीजल्स का वैक्सीन। और ज्यादातर देशों में ये इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हिस्सों में, कुछ पॉपुलेशन में जहां पर प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगाया जा चुका है मीजल्स का, उसके बावजूद भी वहां पर इंफेक्शन देखने को मिलती है। तो इतना इफेक्टिव वैक्सीन होने के बावजूद भी अगर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि यहां पर वैक्सीन 100% हम नहीं कह सकते कि सुरक्षित होगा। इसी के साथ साथ एक वैक्सीन, सीजनल फ्लू का भी वैक्सीन आता है, उसको भी लोग लगवाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहां पर वैक्सीन, जो डिजीज है, जो फ्लू है, वो हो जाता है। लेकिन यहां पर एक नोट करने वाली चीज यह है कि अगर आपको होता भी है, वो डिजीज हो भी जाता है, तो वो उतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन बी ने कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया, कोई डोज नहीं लगवाया, पर्सन ए ने यहां पर फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और सपोज दोनों को यहां पर हो जाता है, तो कई लोग कहेंगे कि इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह होगा कि जो पर्सन ए है जिसने वैक्सीन लगवाया है, उसके अंदर उतना सीवियर नहीं होगा। मतलब हो सकता है कोविड हो जाए, लेकिन वो काफी नॉर्मल रहेगा, कोई बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं होगा। लेकिन पर्सन बी के ऊपर काफी सीवियर हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है, आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी यहां पर कोविड क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है ना। तो देखो यहां पर मेन चीज क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस है, जो प्रोटेक्शन है, एंटीबॉडीज अक्सर आप सुनते होंगे, हम बार बार कहते हैं एंटीबॉडी हुआ कि नहीं, एंटीबॉडी हुआ कि नहीं। देखो यहां पर 2 तरह से प्रोटेक्शन मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो एंटीबॉडी जनरली जो हम बात करते हैं, ये वाई शेप में होता है, ठीक है, ये वाई शेप में होता है एंटीबॉडी। और ये बेसिकली क्या करता है, जहां पर भी सेल होते हैं ना, जहां पर कोविड कोरोना वायरस आया, उस पर जाकर जो है लॉक कर लेता है जर्म के ऊपर, और उस पर्टिकुलर कोरोना वायरस को जो है एक प्रकार से न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि वो कोरोना वायरस जो है आपका फैल ना सके, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। ये काम होता है एंटीबॉडी का, जो वाई शेप में होता है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक और काम करता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते हैं टी सेल्स। टी सेल्स क्या करता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है, क्योंकि आपको समझना है, एक बार आपके बॉडी के अंदर कोई सेल है जो इन्फेक्ट हो गया तो वो फैल सकता है, तो वो फैलने से पहले ही उस सेल को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, ये टी सेल का काम होता है। तो दोनों वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो डिफेंस का काम है वो वाई शेप्ड का जो एंटीबॉडी है वो भी करता है, और जो टी सेल्स हैं वो भी यहां पर काम करते हैं। और इसी की वजह से जो टी सेल्स है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो सेल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उसको हमें खत्म करने की आवश्यकता है, और ये खत्म करने का काम फाइनली जो है टी सेल्स करता है। और यहां पर अगर हम SARS-CoV-2 की बात करें
तो रिसेंटली एविडेंस हमें देखने को मिला था, जैसे कि शीसेल्स में आपने देखा होगा, बोला गया सारी लगभग पॉपुलेशन को यहां पर वैक्सीन लगवाया गया है, उसके बावजूद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से हमारी बॉडी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कैसे होता है, ये आंसर अभी भी आपको नहीं मिला होगा। अब आपको इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि अब आपने ये समझ लिया है कि ये एंटीबॉडी और टी सेल किस तरह से काम करते हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारे ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स है ना, इम्यून रिस्पॉन्स है, ये जो टी सेल का प्रोड्यूस होना, एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होना, ये हमारे डीएनए के अंदर है। अब आप बताओ, डीएनए क्या सबका एक ही जैसा होगा, किस तरह का होगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना, वेरिएबल करेगा। तो इसी की वजह से जो इफेक्टिवनेस है हमारे बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। किसी पर्सन के अंदर अलग प्रकार से रिएक्ट करेगा, किसी पर्सन के अंदर अलग प्रकार से। अब ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हेल्थ कैसा है, उस पर्सन का हेल्थ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मेडिकेशन कैसा ले रहा है, क्या वो पर्सन पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं। प्लस यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात ये आती है, एज फैक्टर। एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फैक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उसके अंदर जो रिस्पांस की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। और स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपने देखा होगा जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसका रिएक्शन ज्यादातर आपको यंग पीपल में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो साइड इफेक्ट वगैरह हम कहते हैं ना, थोड़ा सा आम में जहां पर आपने लगवाया है वैक्सीन उसमें थोड़ा सूजन हो जा रहा है, साइड में पेन हो रहा है, और वो ज्यादातर आपको यंग पीपल में देखने को मिलता है बजाय ओल्ड पर्सन के। ओल्ड पर्सन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका रिएक्शन उतना तेज नहीं होता है, और यंग पीपल में रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, उनकी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करती है, यंग है, यंग एज में है। तो इसीलिए क्या है कि जो ओल्ड होते जाएंगे जितना ज्यादा, वहां पर हो सकता है कि वैक्सीन उतना इफेक्टिव तरीके से काम ना करे। और स्पेशली इसीलिए बोला जाता है वैक्सीन बनाते समय कि स्पेशली ध्यान दिया जाए ओल्ड पर्सन के ऊपर कि क्या वो वैक्सीन उनके ऊपर काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि यंग पर्सन के ऊपर काम करेगी लेकिन ओल्ड के ऊपर काम करेगी कि नहीं, ये स्पेशली ध्यान दिया जाता है। और यहां पर रिसेंटली कई सारे ऐसे स्टडीज हैं, कई सारी चीजें ऐसी पाई गई जो पार्टिसिपेंट्स थे, एल्डरली पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें देखा गया कि उनको फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, उसके बावजूद भी यहां पर जो एंटीबॉडीज जनरेट होनी चाहिए उनके बॉडी में वो नहीं हो पाती है। तो एक तो कारण यहां पर एज और ये वाला जो फैक्टर मैंने आपको बताया ये हो गया, जिसकी वजह से फुल वैक्सीन लेने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोविड हो जा रहा है। दूसरा यहां पर एक और रीजन बताया जाता है, वो है वायरस का फैक्टर। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये म्यूटेट होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो जब वैक्सीन बनाया गया था, एक प्रकार का वैक्सीन बनाया गया था, तो वो एक पर्टिकुलर वायरस के वेरिएंट के को देखते हुए बनाया गया था। अब पता थोड़ी था हमें कि कल के आगे चलकर कोई दूसरा प्रकार का वेरिएंट हो जाएगा। अब स्पेशली क्या होता है, ये जो वायरस होते हैं ना, या तो वो डीएनए के बने होंगे या तो आरएनए के बने होंगे। जो वायरस आरएनए के बने होते हैं, स्पेशली ये जो SARS-CoV-2 वाला वायरस है, ये जो वुहान वायरस है, ये आपका आरएनए का बना हुआ है। और आरएनए वायरस क्या होता है, वो बहुत ज्यादा म्यूटेट होता है, चेंज होता है, उसके कई वेरिएंट निकलते हैं। और इसी की वजह से जो नया वाला वेरिएंट निकलता है, जो कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, मतलब कि वो उसका वैक्सीन के ऊपर असर करेगा नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है देखने वाली। और इसीलिए आपने देखा होगा जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, डेल्टा प्लस आ गया है, वो अब चेक किया जा रहा है कि क्या जो वैक्सीन अभी तक बनी है, क्या ये डेल्टा प्लस के ऊपर काम कर पाएंगी कि नहीं। ये थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो तो उस वाले वेरिएंट को सोचकर बनाई गई थी, हमने ऐसा तो सोचा नहीं था। तो इसकी वजह से भी जो नए वाले म्यूटेशंस होते हैं, इसकी वजह से भी फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन को भी कोविड हो सकता है। आई होप कि दोस्तों अब आपको एकदम क्लियर कट अच्छे से समझ में आ गया होगा, लॉजिकल वे में समझ में आ गया होगा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्संस को भी कोविड होता है। लेकिन कंक्लूजन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पर्सन ए है, पर्सन बी है। अगर पर्सन ए ने वैक्सीन पूरा लगाया है, पर्सन बी ने नहीं लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को कोविड होता है, तो पर्सन ए को जो कोविड होगा वो कम सीवियर वाला होगा। इसलिए यहां पर जो रिस्क है, ये सारी चीजें देखते हुए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो भी सकता है पर्सन ए को, लेकिन कम सीवियर होगा। इसी की वजह से सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो मेरा मेन अल्टीमेट मकसद यही था आपको बताने का कि जो आपके मन में डाउट है ना कि वैक्सीन लगाने का क्या फायदा, फिर हो जाएगा, नए वेरिएंट आ जाएंगे, देखो आ भी जाएंगे अगर, तो वो आपका कम सीवियर होगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी को। और हमें अगर अपने देश के लोगों को बचाना है, करना है कुछ, तो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाइए। यही मेरा लास्ट में संदेश है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक साइंटिफिक बेसिस पर मैंने कहीं देखा, और इसमें मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो फ्लो ऑफ वाटर है,
जो फ्लो है ना वाटर का फ्लो, वो किस तरह का होना चाहिए, स्लो, फास्ट, मीडियम, कैसा होना चाहिए, और वाटर का टेम्परेचर किस प्रकार का होना चाहिए, ये दोनों आपको बताना है। जब भी आप अपने हैंड वॉश करते हो तो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट तरीका किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी, studyIQ.com पर भी जा पाएंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।